हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हाँ जी बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं टर्म 2 एग्ज़ाम के बारे में। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक कैसे, कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, देखो यार, जितना ये बातें जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उतना कहीं ना कहीं ये भी जानना है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज ऑफ अब जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। और होता क्या है यार, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो ये लगता है कि अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है और अभी बस थोड़ा सा कुछ याद आ जाता तो एकदम आगे हम कर ले जाते। तो उसका मेन रीज़न पता है क्या है कि आप वो टॉपिक पढ़ते तो हो जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिला है उस टाइम, जो आपको नहीं आ रहा है और आपको ये चीज़ें लगती भी है कि हाँ यार मैंने पढ़ा तो है, बस याद नहीं आ रहा है और बाकी मैंने पढ़ा है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको पेज नंबर भी याद आ जाता है, लोकेशन याद आ जाती है, कहाँ पे कैसे रखा है, मैंने किस टाइम पढ़ा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा होता है ना, ऐसा होता है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे पता है। ओके, तो उसका मेन रीजन पता है क्या होता है कि हाँ आपने वो टॉपिक पढ़ा, इम्पोर्टेंट था, आपने वो टॉपिक पढ़ा, लेकिन आपने वो टॉपिक भी पढ़ लिया जो इम्पोर्टेंट नहीं था, आपने उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बातें होती हैं। तो ये गलतियां ना हो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसा कि आपको पता है कि यहीं से ये फर्स्ट चैप्टर है टर्म 2 के लिए भाई, हमारा चैप्टर 8। तो यहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट थिंग तो आज हम आज तो हम चैप्टर 8 के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, फिर आगे और भी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं इस चैप्टर से जो कि हमारे टर्म 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये क्विक रिवीजन नोट्स के तरीके से है जो कि आप एग्जाम के एकदम लास्ट टाइम में पढ़ के और अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे जो बातें हम करेंगे, यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे ना, अगर ये टॉपिक आपके एकदम से अच्छे तरीके से तैयार हो गए तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी तैयार करते हो ना, तब भी एक बात मान के चलिए कि चैप्टर 8 से जो भी क्वेश्चन आता है वो तो करना ही है आपको। चैप्टर 8 से उद्धार है, चैप्टर 8 का उद्धार हो जाना है यहाँ पे। ये इतने टॉपिक अगर आप कर ले जाते हो तो जितने टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, अगर ये इतने टॉपिक आप कर ले गए तो ये मान के चलिए चैप्टर 8 का उद्धार है। यहाँ से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नहीं आएंगे और वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो डिजीज क्या है, ये चीज़ें ठीक है, डिजीज क्या है वो तो आपको पता ही है। और हेल्थ डिजीज वही जब आप डिस्कम्फर्ट हो, डिस्ट्रेस हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, ये सारी चीज़ें, इसी को आप डिजीज कह लोगे, है ना। तो यहाँ पे डिजीज चलिए ठीक है, वो तो आपको पता है, डिजीज की कॉमन सी डिफिनीशन है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या अंतर है। ओके, तो ये तो अभी बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ओके, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इन्फेक्शियस यही होगा, आपको पता ही है, ऐसे कॉमन आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। इन्फेक्शियस में यही सारी डिजीज आएंगी, जैसे आपका ये मलेरिया हो गया और ये आपका कोरोना हो गया। कोरोना जैसे स्प्रेड होता है वो चीज़ें आपको पता है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो यही है आपका इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस यही होता है कि भाई जैसे कुछ एलर्जी वगैरह हो गया, कैंसर हो गया, ओबेसिटी हो गई, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं। कैंसर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में आप देख लीजिएगा, फर्स्ट थिंग तो बैक्टीरियल डिजीज। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज की बात हो रही है, अभी यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज
तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज में तो फर्स्ट थिंग आप देख लीजिएगा बैक्टीरियल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा भाई, टाइफाइड मिल जाएगा, बोलो हाँ भाई, टाइफाइड मिल जाएगा। तो टाइफाइड आपको पता ही है पैथोजन इसका क्या है, साल्मोनेला टाइफी। आप ना ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, ओके, ऐसे बैक्टीरियल डिजीज लिखिएगा, फिर उसके बाद वायरल डिजीज लिखिएगा, फिर उसके बाद प्रोटोजोन डिजीज लिखिएगा, हेलमेंथल डिजीज लिखिएगा, फंगल डिजीज लिखिएगा, ओके। तो आपके सिलेबस में यही इतना तो है, हाँ जी बिल्कुल यही इतना, कौन सा बहुत ज़्यादा है यार कुछ। एकदम जब आप चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, क्लासीफाई करके पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, एकदम लिखित बात ले लो। तो आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज में आपका क्या क्या आ गया भाई, टाइफाइड आ गया, निमोनिया आ गया, ओके। और हाँ बस ये दो ही चीज़ें तो हैं, टाइफाइड एंड निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज में। आपके सिलेबस की बातें कर रही हूँ मैं, ओके। जो आप यहाँ पे मैं बातें क्या कर रही हूँ यार, आपके टर्म टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टर्म टू एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही बातें हो रही हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, ओके, टर्म टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे टाइफाइड का पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी। अरे यार नाम भी आ रहा है साल्मोनेला टाइफी, तो उसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। अब निमोनिया की बात कर लीजिए, निमोनिया का पैथोजन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये आप ये चीज़ें चाहे तो आप लिखते भी जाइए, ओके। एंड वायरल डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन कोल्ड पढ़ना है। अभी आप ना टर्म 2 के बारे में सोचिए और नीट उट का अभी चक्कर छोड़िए, ओके। तो यहाँ पे वायरल डिजीज में आपको क्या पढ़ लेना है भाई, कॉमन कोल्ड पढ़ लेना है। और इसका पैथोजन क्या है, राइनो वायरस है। सिंपल चीज़ें। हाँ इसके बारे में भी थोड़ा आप डीप स्टडी कर लीजिएगा, ओके, कि अगर थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, ये तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है, और कॉमन बातें ऐसे कर ले रही हूँ। प्रोटोजोन डिजीज़ पढ़ लीजिएगा। प्रोटोजोन डिजीज़ में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, मलेरिया मिलेगा। एक बात याद रखिएगा भाई, मलेरिया की लाइफ साइकिल, पैथोजन क्या है इसका, प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है। तो यार प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे कैसे डिजीज होती है, इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले में मैंने ये चैप्टर आपको मस्ट बताया है, ये आप लिख के ले लो, आपके एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ से डिजीज से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, मतलब डिजीज से चाहे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमेंथस, फंगल डिजीज, यहाँ से ऐसा कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ओके। तो यहाँ पे प्रोटोजोन डिजीज हो गई आपकी। प्रोटोजोन डिजीज में एक डिजीज आप और देख लीजिएगा, अमीबियासिस का पैथोजन क्या है, अमीबियासिस का पैथोजन क्या है भाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हेलमेंथस डिजीज पे आ जाएं, हेलमेंथस डिजीज पे। अब हेलमेंथस डिजीज में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, एस्केरियासिस पढ़ लेना है। एस्केरियासिस का पैथोजन क्या है, एस्केरिस है। और उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या पढ़ लेना है, हेलमेंथस डिजीज में फाइलेरियासिस पढ़ लेना है, ओके। फाइलेरियासिस का पैथोजन क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है ना। फंगल डिजीज में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है आपके सब्जेक्ट में ही पूरे, रिंग वॉर्म है ना, क्या है, रिंग वॉर्म है। और रिंग वॉर्म का पैथोजन क्या है, रिंग वॉर्म का फाइलेरियल वॉर्म। वैसे ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भाई प्रोटोजोवन डिजीज, ओके। और यहाँ पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल वगैरह, अमीबियासिस, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका लाइफ साइकिल एकदम मस्त है, ओके। आगे चलते हैं, आगे फिर आपको इम्यून सिस्टम पढ़ लेना है भाई, ओके। इम्यून सिस्टम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा और एक चीज देख लीजिएगा, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। तो ये पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, इसमें बहुत ज्यादा यार मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा। पर्सनल हाइजीन में भाई की बॉडी क्लीनिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ओके। एंड पब्लिक हाइजीन में भाई प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ओके, पब्लिक हाइजीन में। और हाँ इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। इम्यून सिस्टम यार क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, अब इम्यून सिस्टम वही होता है जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को, एंटीजन को, ओके, रिकॉग्नाइज करे, रिमेम्बर करे और उसको, उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्ड करे, यही तो होता है इम्यून का काम, कुछ रिस्पॉन्ड करना। अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, कोई फॉरेन एंटीजन आया है, तो उसको क्या करे, उसको फर्स्ट थिंग रिकॉग्नाइज करे, है ना, रिकॉग्नाइज करे, उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्ड करे और फिर उसको अपने दिमाग में याद कर ले एज अ
वी सेल, टी सेल जो होती है, आगे बातें करते हैं, आपने पढ़ा भी है इतना, है ना। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 8 की लिंक मैंने दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा यार चैप्टर मिल जाएगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, कसम से बता रही हूँ, ओके। और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो भाई, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे आपने देखा कि डिजीज जितनी है ना, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में अभी हम बात करके आए हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, इम्यून सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम आपका होता क्या है, और फिर उसको याद रखना, उसको इम्यून सिस्टम का यही तो काम होता है। हाँ जी बिल्कुल। फिर इम्यून सिस्टम में आप क्या पढ़ लोगे भाई, लिम्फॉइड ऑर्गन, और क्या पढ़ लोगे आप, लिम्फॉइड ऑर्गन। अब लिम्फॉइड ऑर्गन आपके जो होते हैं, ये क्या होते हैं भाई लिम्फॉइड ऑर्गन, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं, ये 2 तरीके के होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। एक क्या होता है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, याद रखिएगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके। वैसे तो आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़िएगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐसे ही बता दे रही हूँ, ओके। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आप क्या पढ़ लोगे, देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं, ओके, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बोन मैरो वगैरह देखने के लिए मिलेगा, थाइमस देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये यार थाइमस जो होता है ये बर्थ के टाइम पे तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान प्यूबर्टी को लीड कर रहा होता है वैसे वैसे छोटा होता जाता है। इसके बारे में आप पूरी चीज़ें देख लीजिएगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वापस से बोल रही हूँ। एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यहाँ पे आपको स्प्लीन, लिम्फ वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ओके। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ओके, टॉन्सिल्स देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, स्प्लीन ये मतलब आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका ये स्प्लीन आ रहा है, तो इसका एक्चुअली काम क्या होता है, ये क्या करता है, लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट को कंटेन करता है, बहुत बड़ा काम होता है ये, ओके। किसको लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइटिक सेल को कंटेन करता है, ओके। एंड यहाँ पे आपको कुछ लिम्फ नोड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यार पढ़नी है अच्छे तरीके से, ओके। एंड इम्यूनिटी आपकी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ओके। इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी हम उसी को बोलते हैं, कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई भी फॉरेन एजेंट आ जाए हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो है लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, ओके। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी आपकी 2 टाइप की होती है, एक इनेंट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, ये भाई आपके बर्थ के टाइम से होती है, बर्थ के टाइम से होती है। और मैं आपसे बात करूं ये कैसी होती है भाई, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक बोले तो ये मतलब सबके लिए एक जैसे होती है, किसी मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कि आपकी बॉडी में जो बाहरी एलिमेंट आते हैं, बाहरी पार्टिकल मान के चलिए, फॉरेन जो एंटीजन वगैरह आते हैं, सीधी सी बात जो आतंकी, अलग अलग से आतंकी, आप इन्हें क्या बोलोगे, आतंकी ही तो बोलोगे भाई। एंटीजन जो आपकी बॉडी में आते हैं, जो आपको बीमार करके चले जाते हैं, इन्हें आप आतंकी ही तो बोलोगे। जो ये फॉरेन एंटीजन आते हैं, फॉरेन पार्टिकल आते हैं, जो ये फॉरेन एंटीजन आते हैं आपकी बॉडी में, ये इनेंट इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में जो इनेंट इम्यूनिटी मौजूद है, ये सारे एंटीजन के लिए एक सा काम करेगी। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं भाई, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सबके लिए एक जैसा काम करेगी। और ये होती कितने टाइप की होती है भाई, इनेंट इम्यूनिटी, ये 4 टाइप की होती है आपकी बॉडी में, आप पढ़ लीजिएगा। एक तो होता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, चलिए ठीक है मैं बता ही देती हूँ। फिजिकल बैरियर, एक तो फर्स्ट थिंग फिजिकल बैरियर, एंड सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड थर्ड वन सेलुलर बैरियर, ओके। एंड लास्ट नंबर पे है साइटोकाइन बैरियर, ओके, साइटोकाइन बैरियर। तो ये फिजिकल बैरियर में आपको क्या क्या भाई देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिकल बैरियर में आपकी ये जो स्किन वगैरह है,
आपकी स्किन, अब देखिए आपको पता है, आप ऐसे धूल मिट्टी वाले एरिया में घूमते रहते हो, मार्केट जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, हर जगह बहुत तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस सब टहलते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ पे आए बैठे और आपको बीमार कर दिए, ऐसा तो होता नहीं। ये फिजिकल बैरियर जो है, आपकी स्किन जो है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है ना, करती है, हाँ जी बिल्कुल करती है। अब ये कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 कोरोना वायरस, आप मास्क लगा के रखो और ये कोरोना वायरस आके आपके हाथ पे बैठता है, सपोज ऐसा करना है, आपके हाथ पे ऐसे आके बैठता है, सपोज ये आपका हाथ है और ये कोरोना वायरस है, ओके। आई नो आपका हाथ इतना भद्दा तो नहीं ही होगा, इवन किसी का नहीं होता है, सपोज करना है भाई, सपोज करना है, ये कोरोना वायरस है, ये आपके हाथ पे आके बैठा, ऐसे आपको डिजीज कॉज करके तो चला नहीं जाएगा जब तक आप ये हाथ आप अपने नाक मुंह में नहीं लगा रहे हो, तो ये आपको डिजीज कॉज करके तो चला नहीं जाएगा। इट मीन्स ये आपकी जो स्किन है, स्किन आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, हाँ जी बिल्कुल कर रही है। तो ऐसे ही होता है आपका फिजिकल बैरियर। तो यार मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ कि अगर आप ना भी पढ़ो तो भी आपका काम कुछ हो जाए, है ना। और आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके बॉडी के कुछ लिक्विड शामिल हैं, जैसे कि टीयर्स वगैरह हो गए, आपकी आंख में कुछ चला जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलता है और उसे निकाल के बाहर फेंक देता है ना, टीयर्स हो गए। और आपके पेट में मौजूद, ओके, आपके स्टमक में मौजूद कुछ एसिड वगैरह हो गए, लाइक दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और सलाइवा, आपके माउथ में जो सलाइवा है ना, तो ये सारी चीजें आपके माउथ में अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाता है तो आपके माउथ में जो सलाइवा है उसमें इतनी कैपेसिटी है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो उसे खत्म कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे टीयर्स, एसिड, सलाइवा, ये सब किस में आते हैं भाई, किस में आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में। ये आपके जैसे आपके माउथ में सलाइवा वगैरह है, तो ये देखिए आपके माउथ में सलाइवा है, ओके। तो रात भर जब आप सोते हो तो जो एंजाइम वगैरह है, तो ये आपके मुंह में किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को पनपने नहीं देता है। आपकी आंख है, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए है भाई। और ये किसकी बात कर रहे थे अब हम आगे, सेलुलर बैरियर, ओके। सेलुलर बैरियर में अब आपका क्या आ जाएगा, लाइक दैट आपकी WBC, RBC। और आपको पता ही है WBC आपके लिए आपकी वाइट ब्लड सेल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मोनोसाइट देखने के लिए मिलेगा, लिम्फोसाइट देखने के लिए मिलेगा, इयोसिनोफिल्स देखने के लिए मिलेंगी, बेसोफिल्स देखने के लिए मिलेंगी, न्यूट्रोफिल्स देखने के लिए मिलेंगी, है ना। एंड आगे बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर यार बहुत ही, अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही मार्मिक, भावुक सी स्टोरी देखने के लिए मिलेगी आपको। वैसे तो बातें हुई हैं हमारी चैप्टर में, ओके। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसी एक सेल होती है, जैसे कि ये सेल क्या करती है कि जैसे ये इफेक्टेड है किसी बैक्टीरिया या वायरस से, ये सेल इफेक्टेड है, ओके। तो ये अपने ऊपर इंटरफेरॉन लगा लेती है, जिससे जो अगल बगल की सेल हैं उन्हें सूचित कर सके कि भाई यहाँ पे मतलब कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया है, और ये खुद को ब्लास्ट कर लेती हैं, जिससे ये अगल बगल की सेल, इसके बगल वाली जो सेल है, ये सब इन्फेक्टेड ना हो सके। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ओके। एंड यहाँ पे बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो यार इनेंट इम्यूनिटी आपको समझ में आई, इनेंट इम्यूनिटी आपको समझ में आई कि भाई ये बर्थ के टाइम से होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। यहाँ पे आपने जितना भी देखा, फिर चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो, सेलुलर बैरियर हो एंड साइटोकाइन बैरियर हो, यहाँ पे आपने जितनी भी चीजें देखी, सब हर तरीके के बैक्टीरिया, हर तरीके के वायरस, हर तरीके के फंगस, सबके लिए एक जैसा ही काम करेंगे। अब आपकी स्किन है, ये फंगस के लिए भी सेम काम करेगी, ओके। फंगस के लिए भी सेम काम कर रही है, वायरस के लिए भी सेम काम कर रही है, बैक्टीरिया के लिए भी सेम काम कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपकी स्किन पे फंगस आके बैठता है तो आपकी स्किन अलग तरीके से भगाती है। कोरोना का मतलब कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस है आके बैठता है तो उसके लिए अलग तरीके का कुंफू या कराटा करती है। बैक्टीरिया आके बैठती है तो उसको अलग तरीके से भगाती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। सबके लिए एक ही जैसा प्रोटेक्शन करती है कि वो भाई इस बैक्टीरिया या वायरस को स्किन प्रोटेक्शन करती है, इस बैक्टीरिया वायरस को आपकी स्किन से आगे नहीं जाने देती है, यहीं से इसका काम खत्म कर देती है। इसको मतलब
स्किन के अंदर नहीं जाने देती है, आपकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देती है। ऐसी बातें हैं, हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसा कि आपने देखा टीयर्स, तो अब आपकी आंखों में कुछ भी चला जाता है तो आपकी आंखों में टीयर्स आ जाता है, सबको एक ही माध्यम से बाहर निकाला जाता है। बातें क्लियर होती हैं। एंड WBC, RBC, साइटोकाइन सबके लिए, चाहे कोई वायरस आए, बैक्टीरिया आए, मैंने यहाँ पे यही तो बातें की भाई कि ये जो आपकी बॉडी की ये जो सेल है, कोई भी वायरस कुछ भी आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, सबके लिए एक ही जैसा काम करती है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे यहाँ पे भाई थोड़ा सा प्लेस कर लें, नहीं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कहाँ देखेंगे, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भाई जस्ट अपोजिट है, हमें कोई विरासत में नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भाई हमें कमानी पड़ती है, हमें गेन करनी पड़ती है आफ्टर बर्थ। ओके, ये चीजें। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भाई हर पैथोजन के लिए अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक काम करेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये बात आप गांठ बांध के रख लो। ओके, ये यहाँ पे क्या काम होता है याद रखिएगा। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे आपकी एक्टिवेट होती है भाई बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये चीजें एकदम मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ये इम्यूनिटी का एकदम मतलब कह लो बाप है। ओके, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ये दोनों नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी गई तेल लेने, इम्यूनिटी का कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी में। तो भाई जिस हिसाब से आपकी बॉडी में इसके बिना कोई मतलब नहीं, उसी हिसाब से आपके एग्जाम में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसी हिसाब से आप भी मतलब पढ़ के जाइएगा, सारी चीजें तैयार करके जाइएगा। ये जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ये दोनों हैं क्या, किसका क्या काम है, बातें ध्यान रखिएगा। ये 3-4 चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यार मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें कर ही लेती हूँ। अब ये यहाँ पे क्या है, टी लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब टी सेल्स हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं भाई, कितने टाइप की होती हैं टी लिम्फोसाइट्स? 3 टाइप की होती हैं। ओके, एक क्या होती है, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, एंड मेमोरी सेल एंड हेल्पर टी सेल। ओके, हेल्पर टी सेल। तो देखो अब किसका काम क्या होता है। मेमोरी सेल के बारे में बात हो ही चुकी है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमें कोई डिजीज एक बार हो जाती है, फिर वो डिजीज चाहे किसी भी प्रोटोजोवन डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, बैक्टीरिया डिजीज हो, किसी के भी कारण अगर वो डिजीज होती है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका होता है। उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका होता है इस एंटीजन के अगेंस्ट। तो जैसे ही वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोन जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करता है, ये एंटीबॉडी जो बनी होती है ये भाई जग जाती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। दैट्स वाई दोबारा ये डिजीज नहीं होती है। बातें समझ आई? हाँ जी बिल्कुल बातें समझ आई होंगी। ओके, एंड हेल्पर टी सेल बी सेल को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, हेल्पर टी सेल बी सेल को प्रोड्यूस करती हैं। देखो यार मेरी हैंडराइटिंग पे बहुत ज़्यादा न जाइएगा कि ये कैसे लिखा जा रहा है। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, बी सेल को ये प्रोड्यूस करती हैं। ओके, बातें ध्यान रखिएगा। और बी सेल का काम क्या होता है, बी सेल का काम क्या होता है भाई, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। ओके, बी सेल का काम क्या होता है भाई, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। बातें आप मतलब समझ आ रही हैं आपको भाई। एंटीबॉडी जब बनेगी तभी तो किसी भी एंटीजन से लड़ाई की जा सकती है, तभी तो किसी भी एंटीजन से लड़ाई की जा सकती है। यहाँ पे मेमोरी सेल की बात की मैंने, तो ये मेमोरी सेल का काम ये होता है कि इसको भाई मतलब याद करके रखे, बस इतना सा काम होता है मेमोरी सेल का। ओके, एंड यहाँ पे हेल्पर टी सेल इसको आके जगाती है बी सेल को। ओके, इसको हेल्प करती है इसको बी सेल को प्रोड्यूस करने में, और ये बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। टी सेल क्या है, बी सेल क्या है, इनेंट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, ये चीजें आप यार याद रखिएगा, बिकॉज बातें आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। एंड यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा भाई, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी भी आप पढ़ लीजिएगा, और इम्यूनाइजेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन में आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी यार, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकेंड वन पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये चीज़ें हैं भाई, इंपॉर्टेंट हैं आपके
2017 के एग्जाम में 2017 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि ये मदर्स मिल्क आफ्टर बर्थ ये कौन से प्रकार की इम्यूनिटी है, मदर्स मिल्क आफ्टर बर्थ। तो यार अब आप बताओ ये एक्टिव इम्यूनिटी है या फिर पैसिव इम्यूनिटी है। अभी कुछ बच्चों का कहना होगा कि ये एक्टिव इम्यूनिटी है, कुछ बच्चों का कहना होगा कि पैसिव इम्यूनिटी है। तो यार मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली है क्या, ये पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, पैसिव इम्यूनिटी है, मदर्स मिल्क आफ्टर बर्थ। अब पूछो कैसे और क्यों, तो बातें करते हैं। ओके, पहले हम बात कर लें एक्टिव इम्यूनिटी। तो यार ये कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इनएक्टिव पैथोजन की, इनएक्टिव पैथोजन की। ये एक्टिव इम्यूनिटी, ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है भाई, वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है। एज यू नो वैक्सीनेशन में होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअली किसी भी पैथोजन को इनएक्टिव करके वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है इनएक्टिव करके। फिर उसके बाद में एक्चुअली होता क्या, जब आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में कोई भी पैथोजन इंटर करेगा तो आपकी बॉडी को लगेगा कि भाई ये पैथोजन आया, अब इसको मार के गिराना है, इसको खत्म करना है। तो आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी, उसके अगेंस्ट क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। ओके, एंटीबॉडी बना लेगी, फिर उसके अगेंस्ट फाइट कर पाएगी। जो भी आपकी बॉडी में एंटीजन आया होगा या फिर आएगा, एंटीजन आया होगा या फिर भविष्य में कभी आएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होके रखी है। अगर उस टाइम पे प्रेजेंट है एंटीजन तो भाई एंटीबॉडी बन गई है, तुरंत मार के खत्म करो। और अगर भविष्य में कभी आता है तो हमारे पास मेमोरी सेल है, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रखी रहेगी। जैसे आपको पता है स्मॉल पॉक्स वगैरह होता है ना, स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन होता है ना, जिससे चेचक ना हो। तो यहाँ पे अगर किसी, और आपने ये चीजें भी सुनी होगी, जिसको एक बार चेचक हो जाती है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, दोबारा नहीं होता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एंटीबॉडी रेडी होती है पहले से। जैसे ही ये पैथोजन इंटर करता है बॉडी में, यहाँ पे एंटीबॉडी तैयार है, मारपीट के खत्म, किस्सा खत्म। ओके, ये चीजें होती हैं। एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडी इंटर कराई जाती है बॉडी में। ओके, एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीबॉडी बॉडी में इंटर कराई जाती है। किस केस में भाई, पैसिव इम्यूनिटी में। आपको अगर एग्जांपल दिया जाए अच्छा सा, तो टिटनेस का इंजेक्शन हो गया, आपने सुना है, स्नेक वेनम और मदर्स मिल्क आफ्टर बर्थ। ये मैंने आपको बताया ना भाई, डायरेक्ट एंटीबॉडी इंटर कराई जाती है बॉडी में। तो ये मदर्स मिल्क, यहाँ पे भैया एंटीबॉडी होती है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इनएक्टिव पैथोजन को बॉडी में इंटर कराया जा रहा है, किसी इनएक्टिव एंटीजन को। यहाँ पे जो पैथोजन है इसको एंटीजन भी आप कर सकते हो, तो आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इनएक्टिव एंटीजन को बॉडी में इंटर कर, यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडी इंटर होती है ना। तो मदर्स मिल्क भाई क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है भाई, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, पूछी जाती क्या है, 2017 के एग्जाम में आया ही था। तो उसी हिसाब से यार प्रिपेयर रहो आप। ओके, फिर भी मतलब दोबारा से आ सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि अब कसम खा लिया दोबारा नहीं आएंगे, एक बार आ चुका है तो, है ना। तो याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे आपसे बातें क्या कर रही थी, एंटीबॉडी आपको पता है यार, कुछ केसेस ऐसे होते हैं लाइक दैट स्नैक बाइटिंग। अगर स्नैक बाइटिंग हुई है तो वहाँ पे अब ऐसा तो किया नहीं जाएगा कि आपकी बॉडी में एंटीजन दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, फिर उसके बाद जो आपके बॉडी में जो ये सांप द्वारा काटा गया जहर जो चल रहा है उसके अगेंस्ट फाइट होगी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा करने के चक्कर में पड़े तो उस बंदे की तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ना भाई तुरंत के तुरंत एंटीबॉडी दी जाती है बॉडी को, तुरंत एंटीबॉडी दी जाती है कि तुरंत काम हो। ओके, तब ये चीजें होती हैं। ओके, और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, मतलब गॉड को मानना पड़ेगा भाई कि क्या मास्टर प्लानिंग है। ओके, कि जैसे कोई छोटा सा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। ओके, न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसकी मदर एंटीबॉडी नहीं दे पा रही है, ओके, एंटीबॉडी नहीं दिया जा रहा है उस बच्चे को, तो वो छोटा सा बच्चा, उसको ना जाने कितने तरीके की बीमारियां हो जाएंगी और उसकी बॉडी उतनी कैपेबल भी नहीं होगी कि वो एंटीबॉडी बना पाए। बातें समझते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी है क्या, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, पढ़िएगा। ओके,
एग्जाम अच्छा होगा आपका। एलर्जीज क्या है यार, कुछ नहीं है। जब ठीक है आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, जब ज़रूरत है तब काम करे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कुछ टाइम कभी कभी आपका ये जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर एक्टिंग करने लगता है, ये ओवर एक्टिंग करने लगता है। तो बस वही है एलर्जीज। देखो कुछ कुछ लोगों को क्या मतलब, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती ही है। किसी को धूप से होती है, किसी को धूल से होती है ना। देखो कुछ लोग हैं धूप में निकलते हैं तो स्किन पे अलग तरीके के ही लाल लाल चकट्टे पड़ जाते हैं। किसी किसी को धूल से एलर्जी होती है कि मतलब धूल में आ जाओ तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह आने लगती है, और मतलब जुकाम बुखार ये सब तक हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा काम करने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी रिस्पॉन्स करने लगता है। बातें समझते हो आप? अगर मतलब नाक में धूल वगैरह चली जाए तो उस पर भी इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बातें समझ रहे हो आप? ये चीज़ें हैं एलर्जीज। ओके, और उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी भाई क्या होती है, मतलब आपने पढ़ा ही होगा। ओके, मतलब कभी कभी क्या होता है, अपनी सेल के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है। अब इम्यून सिस्टम की बुराइयां भी यहाँ पे आ रही हैं, है ना। एलर्जीज भी वही ही हैं कहीं ना कहीं, कह लीजिए। ओके, तो ये हो गया। जैसे मम्मियाँ हैं, है ना, धूप में निकलो तो चिल्लाने लग जाती हैं। हालांकि धूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो चिल्लाने लग जाती हैं। तो उसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम है। ओके, और ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है कि जैसे खुद की सेल है, खुद की बॉडी की जो सेल है, कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है और उन्हें ही इनगल्फ करना शुरू कर देता है, उन्हें ही खाना शुरू कर देता है, और उनके अगेंस्ट इम्यून जनरेट हो जाता है। जब इम्यून जनरेट होता है तभी इनगल्फिंग होती है, मतलब खुद की सेल को खुद खाने लग जाते हैं। ओके, बातें समझ आती हैं इतनी? ओके, और आगे आपको क्या पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल, ये टॉपिक मस्ट है, एड्स पढ़ लीजिएगा आप। ओके, एकदम मस्ट है भाई। यहाँ पे हाँ, इसका आप मतलब फुल फॉर्म वैसे सबको पता ही होता है, लेकिन हाँ ठीक है मैं बातें कर रही हूँ। इसका फुल फॉर्म आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे इसके नाम में बहुत कुछ छुपा है भाई, इसके नाम में बहुत कुछ छुपा है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए इसके नाम में क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट थिंग तो ये कह रहा है भाई कि इसका नाम ही एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब कि ये डिजीज कोई आपको दे के नहीं जा सकता है। इसे मतलब आप अपने होशो हवास से भाई गेन करने गए हो, एक्वायर किया है आपने। ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीज की तरह नहीं है कि आप मतलब आपके सामने कोई खड़ा हुआ छींक रहा है, बातें कर रहा है तो आपको दे के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसके नाम में ही है इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो मतलब कि भाई यहाँ पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आ जाएगी, इम्यून सिस्टम में ही डिफिशियंसी आ जाएगी। मतलब कि ऐसा समझ लो ये कोई कंट्री है, इसके किंग पे ही, यहाँ जो ये मतलब कंट्री है, मैं यहाँ पे एक्चुअली किंग को बनाने का प्रयास कर रही थी, छोड़ो। यहाँ इसका जो किंग है उस पे ही किसी ने अटैक कर दिया, किंग मतलब राजा को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो ऐसा मतलब कुछ मान के चले, मतलब कि इम्यून सिस्टम ही खत्म होने लग जाता है। यहाँ पे बातें समझ रहे हो आप? इम्यून सिस्टम खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ का किंग खत्म तो देश खत्म, इम्यून सिस्टम खत्म तो बॉडी खत्म, है ना। बातें समझते हो आप? और सिंड्रोम मीन्स, सिंड्रोम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ मतलब कोई एक दो सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि आपका मलेरिया वगैरह हो गया, निमोनिया वगैरह हो गया, इसमें सब में देखने के लिए मिलता है कि हाँ भाई मतलब फीवर है, हेडेक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको मतलब नंबर ऑफ सिम्टम्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, नंबर ऑफ सिम्टम्स नहीं भाई, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे ढेर सारी चीजें तो ऐसे ही क्लियर हो गई होंगी आपके, है ना। और मैं आपसे यहाँ पे बातें कर लूँ, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जैसा कि बातें कर रहे हैं, इम्यूनोडिफिशियंसी आ जाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली अटैक कहाँ पे होता है? टी सेल पे अटैक होता है। ओके, अब भाई टी सेल पे अटैक हो रहा है तो आपको पता ही है टी सेल का काम क्या होता है।
3 तरीके की तो आपकी टी सेल होती हैं, और ये तीनों तरीके की जो टी सेल होते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और यही टी सेल में आपकी एक हेल्पर टी सेल थी जो कि बी सेल को जगाने जाती थी मतलब कि एक्टिव करने जाती थी। और यही बी सेल जो था एंटीबॉडी बनाता था आपकी बॉडी में, है ना। यही बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था एंटीजन के अगेंस्ट। याद आ रही है बातें? यही बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था एंटीजन के अगेंस्ट। तो यार अब जब टी सेल पे ही अटैक हो गया है तो बाकी सारी चीजें कैसे होंगी? तो ऑब्वियसली उस बॉडी का पतन तो निश्चित है, जैसे इस देश का पतन निश्चित है। अगर ये किंग गया यहाँ का, मतलब कि पीएम गया, जो भी कह लो आप, गया तो गया सब, है ना, ये चीजें। और आप याद रखिएगा एड्स किसके कारण होता है भाई? किसके कारण होता है? HIV किसके कारण होता है भाई? HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक रेट्रो वायरस होता है। ये का काम क्या होता है, ये करता क्या है? HIV वायरस, ये HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो आपकी बॉडी में अगर इंटर कर गया तो ये एक्चुअली करता क्या है? ये शुरू कर देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कर देता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। आपने पढ़ा है कि भाई RNA के टेम्पलेट पे DNA का फॉर्मेशन, RNA के टेम्पलेट पे DNA का फॉर्मेशन सिंपल है, कॉमन है, होता ही है ना, होना चाहिए भी, ऐसा होना चाहिए भी, है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब अगर किसी को एड्स हो जाता है, उसकी बॉडी में HIV वायरस इंटर कर जाता है, तो ये HIV वायरस क्या करता है, DNA के टेम्पलेट पे RNA का फॉर्मेशन करने लग जाता है। DNA के टेम्पलेट पे RNA का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये मतलब ऐसी की तैसी कर देता है पूरा सब। ओके, तो ये है एड्स, पढ़ लीजिएगा। कैंसर, अब कैंसर भी आपको पता है, ये डिजीज HIV वायरस, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपसे मतलब इसके बारे में पूछा जाए तो फिर तो आप तो लिख ही दोगे कि हाँ ये हार्मफुल है, ऐसे से होती है ये चीज़ें, तो आप कैसे स्प्रेड होती है, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़े, मतलब कॉमन है, ये चीज़ें आप कर ले जाओगे। ओके, जो और फिर उसके बाद हाँ बातें करते हैं। हाँ यार एक चीज़ें और याद रखिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस जरूर देख लीजिएगा, मस्ट है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस, लाइफ की स्पेलिंग हाँ पता है गलत लिख रही हूँ भाई, लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। इम्पॉर्टेंट डायग्राम वाले वीडियो में ये बातें मैंने आपको बताई हैं, इस पे स्टार मार्क किया गया है, IMP बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम। एंड कैंसर भी आप पढ़ लीजिएगा यार, मतलब अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर में क्या होता है भाई, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है इंसान की बॉडी में, तो क्या हो जाता है भाई, कैंसर हो जाता है। और ये कैंसर भी 2 तरीके का होता है, एक कैंसर होता है वेनिगन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, और जो वेनिगनेंट ट्यूमर होता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, एक्चुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल क्यों होता है भाई, क्योंकि ये टिश्यू के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, एंड ड्रग्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ड्रग्स, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि अगर ड्रग्स का कोई सेवन कर रहा है तो उसका क्या कैसे होगा, उसकी एक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, वही बातें हुई। और याद मतलब और पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें ऐसे देख लीजिएगा। ओके, कोई ये नहीं है कि हाँ बिवर्जेस, स्पिरिट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और हाँ ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा कि जो कोई बच्चा है, एडोलसेंस पे ही ये सारे बवाल आके होते हैं, ड्रग्स, एल्कोहल वगैरह। तो ये फिर चाहे ड्रग्स हो या एल्कोहल हो, ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हो जाती है, एक्चुअली शुरू कैसे हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आपने पढ़ा है, ये मूवी वगैरह में भी आपने देखा है, ये आप अपनी मतलब ऐसा सराउंडिंग में भी देखते होंगे कहीं ना कहीं, क्यूरियोसिटी, एडवांस एक्साइटमेंट कि भाई पियो क्या होता है। ओके, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो यार ये रहा आपका चैप्टर 8। ओके,
यहाँ पे इतने सारे टॉपिक हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे यार ढेर सारी चीज़ें तो मैंने आपको खुद ही बता दी कि ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे आप पढ़ लो, ओके। और हाँ, ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई आप पढ़ लीजिएगा एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मस्ट है, इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा। डिजीज़ पढ़ लीजिएगा। डिजीज़ मैंने जितने तरीके की बताई, जितने तरीके की क्या भाई, पाँच ही तरीके की डिजीज़ हैं ही, ओके। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, एक तो प्लाज्मोडियम का बताया भाई, और दूसरा HIV वायरस का। तो ये सारी चीज़ें, स्टेजेस वगैरह देख लीजिएगा पूरी मलेरिया के, ओके। तो फ्रेंड्स, होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और आपको यार वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भाई क्या कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं, जिनसे आपके एग्ज़ाम में आपकी मुलाकात होने वाली है। उन टॉपिक को देखेंगे, उन पे बात करेंगे, ऐसे ही चर्चा चलेगी और एक ओवरव्यू ऐसे ले लेंगे कि भाई क्या 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 है, ओके। ये सारी चीज़ें जैसे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे बातें की, ये सारी चीज़ें इनेंट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिले, ओके। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।